सही है। तो कल बेसिकली हमने फंक्शंस पे बात की थी और फंक्शंस में हमने सबसे पहले फंक्शन का सिंटैक्स देखा था और सिंटैक्स में हमने ये बात सीखी थी कि फंक्शन लिखने के लिए पहले हमें क्या लिखना होता है, फंक्शन का कीवर्ड। सही है, इसको कीवर्ड कहते हैं। उसके बाद हमें फंक्शन का नाम लिखना होता है, उसके बाद हमें क्या लगाना होता है, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के बाद कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, फंक्शन। और ये वाली जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शंस बॉडी। ये हमारे फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम बॉडी में कुछ भी वो काम लिखेंगे जो हमें ये काम उससे करवाना है। चाहिए जो भी हमें काम हमें ज़रूरत है हम उसके मुताबिक इससे काम करवाएंगे। जैसे कि हम इस वक्त लिख लेते हैं console.log फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, ठीक है। अब फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड हमने लिख लिया। अब मसला क्या है कि इस फंक्शन को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल कराना पड़ेगा। अब ये जो यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, सही है। अब क्योंकि ये वाला फंक्शन बना हुआ है लेकिन ये बने होने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसको हमने अभी तक क्या नहीं करवाया, कॉल नहीं करवाया। तो ये यहाँ पे पड़ा रहे, मुझे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि मैंने इसको कॉल ही नहीं कराया। कॉल मैंने सिर्फ एक फंक्शन को कराया, उसका नाम क्या है, फॉर्म सबमिट फंक्शन। अब जाहिर सी बात है इस जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए मुझे इस HTML को चलाना पड़ेगा, सही है। तो हम इस HTML को चलाते हैं तो हमारी जावास्क्रिप्ट चल जाएगी। जब हमारी जावास्क्रिप्ट चल जाएगी, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था console log तो मुझे console खोलना पड़ेगा जो कि यहाँ होता है और इस console में मेरे पास लिखा आ रहा है फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। तो मतलब काम सही हो रहा है। इसकी जगह पे ही अगर मैं यहाँ पे लिख लेता document डॉट राइट तो मुझे वो वहाँ पे दिख जाता फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। अगर इसी की जगह पे मैं इस पूरी चीज को एक इसमें कवर कर लेता तो वो H2 टैग पे आ जाता, सही है। अच्छा, कोई ये बता सकता है अगर हम लोग बूटस्ट्रैप लगाते और मैं इसको क्लास भी देता तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप लगती क्या? वो तो चलो हमने लगा लिया। उसके बाद अगर मैं बूटस्ट्रैप की कोई क्लास देता हूँ जैसे टेक्स्ट सक्सेस, जैसे ग्रीन कलर होता है तो ग्रीन कलर आ जाएगा इस टेक्स्ट के ऊपर। अगर मैं जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से कि इधर मैं इसको देता हूँ क्लास लेट्स से कि display-1 सही है। अब मैंने इसको बूटस्ट्रैप की क्लास दी है display-1। अब मुझे पता है कि bootstrap 5 जो है इसको लगाने के लिए मुझे ये वाली CDN लगानी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि बूटस्ट्रैप लग गई है और document.write में मैंने एक क्लास दी है कौन सी, display-1। तो सवाल ये उठता है कि ये display-1 की क्लास अफेक्ट करेगी या नहीं, क्योंकि मैंने HTML में नहीं लिखा है, मैंने ये जावास्क्रिप्ट में लिखा है। क्या लगता है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो यहाँ पे इसकी बेसिकली जो क्लास है वो इफेक्ट कर रही है और हमें दिख रहा है कि ये बेसिकली बूटस्ट्रैप है जो कि हमारे पास लग रही है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसमें लगा लेते हैं टेक्स्ट डैश वार्निंग और हम पीछे आते हैं तो वो भी क्लास लग जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इससे ये बताने का चक्कर क्या था कि ये document.write जो है ये सिंपली क्या करता है कि जब ये लाइन चलती है तो आपके HTML के अंदर ये वाली जो भी आप इसको लाइन दोगे वो अपेंड कर देती है। अपेंड करने का मतलब समझते हैं,
अपेंड करने का मतलब होता है कि एक चीज पहले से अगर लिखी हुई है तो जो भी आप चीज ऐड करोगे वो हमेशा उसके बाद ऐड होगा, सही है। तो इसको हम कहते हैं अपेंड करना। तो यहां पे अगर आप नोट करेंगे, जब भी मैं कोई चीज डॉक्यूमेंट और राइट कर रहा हूं तो ऊपर वाली लाइन के बाद ही वो आता है, मतलब ऊपर वाली लाइन ऊपर ही रहती है, उसके बाद ही अपेंड होता है। तो मतलब कि ये HTML जो है पहले ऐड नहीं कर रहा, हमेशा बाद में ऐड करता है। इसको हम कहते हैं अपेंड करना। प्रोग्रामिंग में ये इसका बहुत यूज है, आगे चल के आपको और इसके बारे में पता लगेगा। लेट्स से कि मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, बल्कि इस पूरे फंक्शन को ही कॉपी कर लेते हैं और इधर फॉर्म सबमिट की जगह हम लिख लेते हैं फॉर्म एडिट फंक्शन। ये एडिट का फंक्शन है और फॉर्म हैज बीन एडिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे वार्निंग की जगह हम इसको दे देते हैं सक्सेस। तो अब जाहिर सी बात है फंक्शन बन गया, लेकिन इस फंक्शन को क्या कराना पड़ेगा, कॉल भी कराना पड़ेगा। मैंने इसको कॉल करा लिया। अब पहले कौन सा कॉल हो रहा है, सबमिट फंक्शन के बाद कौन सा कॉल हो रहा है, एडिट फंक्शन। तो सबसे पहले फॉर्म हैज बीन सबमिटेड आया, उसके बाद फॉर्म हैज बीन एडिटेड सक्सेसफुली आया। अगर यही मैंने लाइन इसके ऊपर लिख दी तो अब फॉर्म हैज बीन एडिटेड ऊपर आया और फॉर्म सबमिटेड नीचे आया। उसकी वजह क्या है कि ये अपेंड करता है। अब क्योंकि पहला वाला फंक्शन पहले चला तो उसने उसको पहले अपेंड किया, अब दूसरा वाला फंक्शन बाद में चला तो उसको बाद में अपेंड किया। अच्छा, अब एक मजे का सवाल उठता है। आप सब जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है, सही है। इधर से पता लग रहा है कि उसने फॉर्म सबमिट को पहले पढ़ा, उसके बाद फॉर्म एडिट को बाद में पढ़ा, उसके बाद फाइनली लाइन नंबर 9 और 10 पे उनको एग्जीक्यूट करा दिया, ऐसा ही है। अगर ये मैं इसके मुताबिक, इस लॉजिक के मुताबिक अगर ये मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं ऊपर और फंक्शंस बनवाता हूं नीचे, तो ये तो नहीं चलना चाहिए। बात समझ आ रही है। अब फंक्शन जो है वो मैंने कॉल ऊपर करा दिए, लेकिन बनाए कहाँ है, नीचे। तो लॉजिक यही कहती है कि ना ये नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एक चीज अभी तक उसको पता ही नहीं है कि फॉर्म एडिट क्या है, और आप उसको यूज करवा रहे हो, तो ये कैसे मुमकिन है, कि कैसे चलेगा, सही है। लेकिन ये तो यहां पे चल गया। अब ये एक इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है, और ये समझना जरूरी भी है। आपको एक चीज समझनी है कि जावास्क्रिप्ट का एक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिकली एक लाइफ साइकिल हुक कहलाता है, या लाइफ साइकिल कहलाता है। अब लाइफ साइकिल क्या होता है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है, मतलब पहले कौन सी चीज चलेगी, बाद में कौन सी चीज चलेगी, तीसरे पे कौन सी चीज चलेगी। हर लैंग्वेज का एक प्रोसेस है, सही। ये सेम प्रोसेस आप रिएक्ट में भी पढ़ोगे और ये सेम प्रोसेस आप Node.js पे भी पढ़ोगे, क्योंकि हर जो लैंग्वेज है उसका एक लाइफ साइकिल होता है कि कब कौन सी चीज चलती है, ठीक है। और वो समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होगे तो उसको दिमाग में रख के करोगे कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज पहले हो रही है और कौन सी चीज बाद में हो रही है, ताकि जो चीज वो बाद में करता है उसको आप पहले ना लिखो, क्योंकि अगर आप पहले लिखोगे तो वो तो बाद में होगा, तो वो क्रैश कर जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि वो फंक्शंस को सबसे पहले पढ़ता है। कल मैंने कहा था कि वो फंक्शंस को पढ़ता नहीं है, सही है, वो बात बिल्कुल सही है। वो फंक्शंस की बॉडी नहीं पढ़ता, लेकिन वो फंक्शंस को रजिस्टर कर लेता है। मतलब जब आपने लिखा फंक्शन और उसका वेरिएबल का नाम फॉर्म सबमिट फंक्शन, तो जब भी आप HTML को चलाओगे और ये HTML लाइन नंबर 13 पे पहुंचेगा, और लाइन नंबर 13 पे आके उसको पता लगेगा कि क्या चलाना है, functions.js। तो जब वो इस फाइल में आएगा तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा, फंक्शंस पढ़ेगा। वो पूरी लाइन बाय लाइन नीचे आएगा और देखेगा कि इस पूरी फाइल में कहां कहां पे फंक्शंस लिखे हैं। बस एग्जीक्यूशन की अभी बात नहीं हो रही, अभी बस वो ढूंढ रहा है कि कितने फंक्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। तो वो सारे फंक्शंस को अपने पास लिख लेता है कि मेरे पास ये वाला फंक्शन, मेरे पास ये वाला फंक्शन, मेरे पास ये वाला फंक्शन। फिर उसके बाद आपका दोबारा से वो लाइन नंबर 1 पे जाता है और दोबारा से पूरी स्क्रिप्ट को दोबारा चलाना शुरू करता है और देखता है कि कौन सा फंक्शन कहां पे चलाया गया। तो इसका मतलब है कि आप फंक्शन कहीं भी बनाएं, ऊपर नीचे बीच में, और उसको कहीं भी एग्जीक्यूट करवाएं, वो चलेगा, सही है। भले जिस तरीके से हमने देखा, हमने दोनों फंक्शन नीचे बनाए और दोनों फंक्शन ऊपर कॉल कराए, इजिली चल गया।
और ये हमेशा ऐसा ही होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का लाइफ साइकिल ये है कि वो सबसे पहले क्या रीड करता है, फंक्शंस। और वो रीड कैसे करता है, इस फंक्शन के कीवर्ड से। इस फंक्शन के कीवर्ड से उसको पता चल जाता है ये पूरी चीज क्या है, फंक्शन। लेकिन वो इस बॉडी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो इस बॉडी में कब आएगा, जब आप इस फंक्शन को कॉल कराओगे। जब आप इस फंक्शन को कॉल कराओगे तो वो इस बॉडी में चला लेगा। अब कल हमने एक बात कही थी इस फंक्शन के हवाले से, किस वेरिएबल्स कितनी किस्म के थे, 2 किस्म के थे, एक ग्लोबल वेरिएबल था और एक लोकल वेरिएबल था। अब ग्लोबल वेरिएबल का मैंने आपको एक बात बताई थी कि वार का बड़ा अमल दखल है। अगर बाहर एक वेरिएबल बनाया हुआ है और उसके आगे आपने क्या लगाया हुआ है, वार, इसका मतलब है कि आप इस वेरिएबल को कहां डिक्लेयर करवा रहे हो, ग्लोबली। तो ये किस तरह का वेरिएबल बन गया, ग्लोबल वेरिएबल। तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। अब मैंने एक और बात कही थी कि फंक्शंस की अपनी एक दुनिया है, उनके अपने वेरिएबल्स होते हैं, उनका एक अपना अलग कोड होता है, उनको नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन फंक्शंस के अंदर आप किसको एक्सेस कर सकते हो, ग्लोबल वेरिएबल्स को। तभी तो उनको ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है कि वो हर जगह पे अवेलेबल होते हैं। वो जावास्क्रिप्ट की फाइल में कहीं भी लिखे हो। अच्छा, यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शंस की तरह काम नहीं है कि वो वेरिएबल नीचे बनाया हुआ है और आपने ऊपर उसको कॉल करा लिया है। वेरिएबल में ऐसा नहीं होता, वेरिएबल लाइन बाय लाइन है। सही, उसको अभी हम थोड़ी देर में देख भी लेंगे। तो आपको वो क्या कह रहा है, जब आपने इस वेरिएबल की वैल्यू सेट की तो इसके आगे क्या नहीं लगाया, वार। जब आपने वार नहीं लगाया तो जावास्क्रिप्ट समझ गया कि ये वेरिएबल पहले से अवेलेबल हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो इसने क्या किया कि ये समझ गया कि किस तरह का वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है। लेकिन अगर आपने इसके आगे क्या लगा दिया, वार, तो अब ये समझ गया कि किस तरह का वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है। बात समझ आ रही है? अब हम एक काम करते हैं, ये अंदर तो कौन सा लॉग हो ही रहा है, हम इन दोनों की एग्जीक्यूशन रोक देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं भाई तुम एग्जीक्यूट हो जाओ, सही है। लेकिन उसके बाद कॉन्सोल लॉग कर दो, किस चीज को कॉन्सोल लॉग कर दो, सब नंबर्स को। ठीक है, हमने सब नंबर्स को कॉन्सोल लॉग करा दिया। अब यहां पे आपका क्या वैल्यू सेट हो रही है, 50। यहां पे उसकी वैल्यू क्या सेट हो रही है, 20। तो एक फंक्शन के अंदर सम नंबर्स आएगा और ये लाजमी सी बात है पहले आएगा और ये बाद में आएगा। अब लाइन नंबर 16 पे क्या आ रहा है, 20, जो कि लाइन नंबर 16 ये है, यानी कि फंक्शन के अंदर जो कॉन्सोल लॉग चला उसने उसकी वैल्यू क्या बताई, 20। अब ये फंक्शन चल गया, असूलन सम नंबर्स की जो वैल्यू है क्या हो जानी चाहिए थी, 20, लेकिन यहां पे वो क्या कह रहा है, 50। उसकी वजह क्या है कि अब इस वाले वेरिएबल के आगे क्या लगा हुआ है, वार लगा हुआ है। अब जब आपने उधर वार लगा दिया तो जावास्क्रिप्ट को एक बात समझ आ गई कि ये किस तरह का वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, क्योंकि ये वेरिएबल की आप डिक्लेरेशन किसके अंदर करवा रहे हो, फंक्शन के अंदर। जो भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होगा उसका बाहर कोई वजूद नहीं है, उसकी दुनिया कहां तक है, फंक्शन के अंदर, बस वो फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, और मैं कहता हूं var my num it is equals to 100, और इस मैं my num को भी कॉन्सोल लॉग करा देता हूं। एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग my num को कॉन्सोल करवा लेते हैं। अब ये फंक्शन के अंदर है, लाइन नंबर 17 ये रही, ठीक है। लाइन नंबर 17 पे उसने 20 भी प्रिंट किया, जो कि ये रहा सम नंबर्स, जो कि ये भी फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर हुआ। इसने 100 भी प्रिंट किया, जो कि किससे आ रहा है, my num, जो ये भी फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर हुआ। जब ये फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ तो ये क्या कहलाया, लोकल वेरिएबल। तो फंक्शन के अंदर जब ये डिक्लेयर हुआ तो फंक्शन के अंदर ही ये इस्तेमाल हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो 100 आ रहा है। लेकिन मैंने जब इसको फंक्शन के बाहर यूज करने की कोशिश की लाइन नंबर 23 पे, तो मुझे उसने लाइन नंबर 23 पे एक एरर दे दिया कि my num is not defined। अब my num is not defined का मतलब क्या है,